जो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज है वो वेन्स और आर्टरीज आपस में मिलते हैं। देन अब इसकी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, एक साइड से आर्टेरियल कैपिलरीज हैं, दूसरी साइड से वेनियस कैपिलरीज हैं, ये दोनों आपस में मिल रही हैं और बीच में यहाँ पर यहाँ पर चैनल और मतलब के वाल्व्स लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर ब्लड को डिफ्यूज करने में मदद दे रहे हैं। अब देखें हाउ टू सिलेक्ट द फॉर द ब्लीडिंग वेन। अब किस तरीके से हम ब्लीडिंग वेन को सिलेक्ट करें। पहले तो हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी ब्लड वेन्स हमारे पास मौजूद है। लुक यहाँ देखें, एक सेफलिक वेन है ये वाली, और मीडियन क्यूबिडाइल वेन है दिस वन, और सेफलिक वेन दिस वन, मीडियन वेन ऑफ द कॉर्नर, बेसिलिक वेन एंड पेरोटिड वेन। स्पेशली मतलब कि ये सारी वेन है जहाँ से हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, मगर मोस्ट जो वेरिएबल वेन है वो मीडियन क्यूबिडाइल वेन है दिस वन। ये इस वेन से अक्सर कर एक फ्लोबोटमिस्ट ब्लड को जो है ड्रा करता है। अब वेन्यूल शुड फील लाइक स्पॉन्जी ट्यूब। अच्छा मतलब कि जो वेन्स हैं वो एक स्पॉन्जी ट्यूब की तरह हमें मतलब के फील करवाती है, एक नरम ट्यूब की तरह। अच्छा ये यहाँ पर वही स्ट्रक्चर बता रहा है जिसके अंदर सेफेलिक वेन है, क्यूबिडाइल मीडियल क्यूबिडाइल वेन है और बेसिलिक वेन है। ये तीन, पहली चॉइस आपकी हमेशा मीडियन क्यूबिडाइल वेन होनी चाहिए, और फिर आपकी सेफेलिक वेन होनी चाहिए, देन आपकी बेसिलिक वेन होनी चाहिए। ब्लड कंपोनेंट्स। अच्छा ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जो चीज आप ड्रा कर रहे हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज ड्रा कर रहे हो। सर्कुलेटिंग होल ब्लड इन मिक्सचर, एक जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रही है असल में एक ये मिक्सचर है। प्लाज्मा विच कंटेन द फ्लूइड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्लाज्मा के अंदर फ्लूइड कंटेन होता है जिसके अंदर वाटर भी होता है, प्रोटीन भी होता है और लिपिड भी होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट कंसल्ट रेड सेल्स, व्हाइट सेल एंड प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर जो कलर्स अपीयर होते हैं जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, उसके अंदर आरबीसीज मौजूद होते हैं, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। आप देखें यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है जिससे आप ब्लड, पहले होल ब्लड लें और उसे सेंट्रीफ्यूज करें। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको प्लाज्मा अलग नजर आएगा, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स अलग नजर आएंगे और आरबीसीज आपको अलग नजर आएंगे। ये आरबीसीज की मार्फोलॉजी है। अगर आप माइक्रोस्कोप में आरबीसीज की मार्फोलॉजी करेंगे तो अगर एक सेल को देखेंगे ये डिस्क लाइक इस तरीके से शेप आएगी, और रियल इमेज जो आरबीसी की है वो इस तरीके से आपको माइक्रोस्कोप में नजर आएगी। ये डब्ल्यूबीसीज हैं। अच्छा डब्ल्यूबीसीज की बहुत सारे टाइप्स होती हैं, मोनोसाइट होते हैं, इजिनोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, और इसके अंदर परगामेंट टुकड़े होते हैं, प्लेटलेट्स जिसको हम नाम देते हैं। ये प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स के स्पेशली ये वाले जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं टुकड़े, असल में यही प्लेटलेट्स हैं, और आपको अगर इसे और जूम करके देखेंगे इसकी मार्फोलॉजी तो आपको ये इस तरीके से नजर आएंगे। अच्छा ब्लड क्लॉट, when a blood sample is left to standard and anticoagulant, without anticoagulant it forms a coagulation in clot। अगर आप मतलब ब्लड को निकाल कर ऐसे छोड़ देंगे तो ब्लड जो है वो जम जाता है, जिसे हम क्लॉट कहते हैं, जिसे ब्लड क्लॉट कहते हैं। The clot contain the coagulation protein, platelets and interpret red white blood cells। अच्छा जो ब्लड क्लॉट जब होती है तो मतलब कि प्लेटलेट्स ही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्रिएट करते हैं जो कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को आपस में बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक क्लॉट फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से एक एग्जांपल ये डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं कि ये जो है विदाउट एंटीकोगुलेंट है, सॉरी ये एंटीकोगुलेंट के साथ है। इसमें आप देखें ब्लड बिल्कुल भी नहीं जमा, ब्लड पूरे ट्यूब्स में मौजूद है, और ये विदाउट एंटीकोगुलेंट है तो यहाँ पर देखें ब्लड जम गया है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी आरबीसी सारे जम चुके हैं। अच्छा अगर हम बिल्कुल इसकी जूम मार्फोलॉजी देखेंगे एक ब्लड क्लॉट किस तरीके से नजर आती है, तो ये जो जाल नमा आपको ये धागे नजर आ रहे हैं ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। अच्छा प्लाज्मा, अच्छा ये सारी की सारी अब देखें एक अगर ह्यूमन बॉडी की आप ब्लड लेते हैं, एक ब्लड एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये याद रखिएगा, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है।
अगर हम इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसके 55% जो है प्लाज्मा होगा और 45% जो है अदर एलिमेंट्स होंगे, और 91% अब जो प्लाज्मा है उसके अंदर 91% वाटर होगा और 7% प्रोटीन्स और 2% अदर सॉल्यूट्स मौजूद होंगे। और जो एलिमेंट्स हैं उसमें से वाइट ब्लड सेल्स हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। फिर इनकी मजीद और कंपोजिशन होगी कि भाई प्लेटलेट्स में इन सेक्शंस में क्या है। होप कि आपको ये स्लाइड समझ आ गई होगी। Serum contain all the same substance in plasma except the coagulation factor protein which are the left to behind in the clot। अच्छा, अक्सर लोग जो है ये पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मा एंड सीरम। स्पेशली प्लाज्मा वो है जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर मौजूद हो, क्लोटिंग प्रोटीन्स मौजूद हो, और सीरम वो है जिसके अंदर मतलब के जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, क्लोटिंग प्रोटीन्स हैं वो मौजूद ना हो। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा वो जनरल एनाटॉमी थी। पहले इंट्रोडक्शन था कि भाई फ्लोबोटमी है क्या, फ्लोबोटमिस्ट किसे कहते हैं। उसके बाद हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी उसकी कि कौन सी हमें वेन को चॉइस करना चाहिए ब्लड को सिप करने के लिए। अब हम देखेंगे कि कौन सा इक्विपमेंट यूज करें, कौन सा इक्विपमेंट यूज करें जो कि हमें ब्लड ड्रा करने में हमें मदद दे। तो आइए देखते हैं। ये सारी लिस्ट है जो कि एक फ्लोबोटमी में काम होती है। नंबर 1 ट्राइज, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स, सिरिंजेस, नीडल्स, लेंसेट्स, टोर्निकेट्स, स्टरलाइजेशन, बेंडिंग मटेरियल, ग्लव्स, शार्प डिस्पोजल कंटेनर। ये वो लिस्ट है जो कि हमें फ्लोबोटमी में हमेशा साथ होनी चाहिए। मार्किंग पेन्स, वॉशिंग मटेरियल एंड कूल बॉक्स, रेफ्रिजरेटर ईटीसी। अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे एक एक को कि एक एक चीज ये क्यों यूज होती है और कैसे यूज होती है। ये ट्राइज हैं। ट्राइज मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर आप डिफरेंट अपने फ्लोबोटमी जो टूल्स हैं वो आप रख सकें। अब जैसे ये इसमें देखें आपके ब्लड ट्यूब्स भी मौजूद हैं, डिफरेंट टिश्यूज भी मौजूद हैं, ग्लव्स मौजूद हैं। ये आप देखें डिफरेंट ट्यूब्स मौजूद हैं। इस हमको इस पूरी जो टोकरी है इसे हम ट्राइज कहते हैं। Trials should be centralized in a daily using appropriate and disinfectant, kept organized and well stocked। ट्रायल्स जो है वो हमेशा हमें सैनिटाइज्ड होना चाहिए, मतलब कि उसे हम बार बार आप सैनिटाइज करें, मतलब कि जर्म से पाक रखें और इसे बिल्कुल वेल तरीके से आप स्टॉक कर रखें। Blood collection tubes, glass plastic tubes with a rubber, it has a vacuum that the blood will be put in the tube, anticoagulant and other chemical additives, rubber stopper and blood collection tubes color coded which is a type of indicate the different additive in different tubes। अच्छा, blood collection tubes, blood collection के तकरीबन 7 से 9 से मतलब के 7 8 9 10 मतलब के इसकी ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स हैं जिनके जो कि स्पेशली प्लास्टिक भी होती हैं, प्लास्टिक की भी होती हैं, ग्लास की भी होती हैं, और उनके ऊपर एक रबड़ की कैप होती है जिनके अंदर हम ब्लड को पुट करते हैं, असल में पुट करते हैं, और इसके अंदर एक वैक्यूम होता है। होप कि मैं आपको ये दिखा सकूं। स्पेशली जो ब्लड ट्यूब्स हैं उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, लाइक पिंक कलर, ये होप कि मेरी कैमरा आपको दिखा सकती है, पिंक कलर, देन येलो कलर। ये देखें इसके ट्यूब के ये जो आपको कलर्स नजर आ रहे हैं ये स्पेशली एक कोड बताते हैं। देन रेड कलर, ये कोड्स किस तरीके से बताते हैं आइए आगे हम समझते हैं। पहले ग्रीन या लेवेंडर, ग्रीन ट्यूब सॉरी, ये पिंक, ये जो है पर्पल ट्यूब है। EDTA as a prevent clotting, hematology studies should be complete filled and must be never treated after filled। अच्छा, ये सेम जो है ये सेम ही है जो ये यहाँ पर दिखाई जा रही है, बिल्कुल। अब इसका काम होता है, इसके अंदर मौजूद होता है स्मॉल ड्रॉप्स जो है EDTA के। अब EDTA क्या है? EDTA का फुल फॉर्म है इथाइल डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। अब ये क्या करता है, मतलब कि हमारी जो ब्लड हम ट्यूब के अंदर डालते हैं उस ब्लड को उस ट्यूब को जो ब्लड हम उसके अंदर पुट करते हैं उसको मतलब कि कोगुलेंट होने से बचाता है, उसे वो एज एंटी कोगुलेंट काम करता है। ये हेमेटोलॉजी स्टडी के लिए यूज होता है, और मतलब कि ये स्पेशली इस पे एक मतलब कि एरो का सैंपल होता है कि जब भी आप सैंपल फिल करें तो आप वहां तक उसको फिल करें।
ये भी EDTA ट्यूब है, सेम टू सेम ट्यूब है, मतलब कि कलर कोडेड सेम, जो बातें मैंने यहाँ पे बताई सेम टू सेम। अब इसकी साइज जो है तकरीबन यहाँ पर बताई जा रही है 13 से 75 मिलीमीटर। इसका वॉल्यूम 3 ml, 2 ml, 1 ml है। यूज सीरम डिटर्मिनेशन फॉर द केमिस्ट्री एंड सीरोलॉजी। अब है रेड ट्यूब। इसे रेड ट्यूब को प्लेन ट्यूब भी कहा जाता है। नो एडिटिव, इसके अंदर कोई भी केमिकल का यूज नहीं होता। ये ब्लड बैंक टेस्ट के लिए यूज होता है, टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के लिए यूज होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए ये यूज होता है। अच्छा, इसे मस्ट नॉट बी इन्वर्टेड आफ्टर फिलिंग, मतलब इसे इसमें जब आप ब्लड डालें तो इसको मूव ना करें, बिल्कुल जिस एंगल में आपने रखा है उसी एंगल में से रख दें। उसके बाद इसे सीरम ट्यूब भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कोड, इस कैप का जो कोड है वो रेड है, और इसकी टोटल जो ट्यूब की टोटल साइज है वो 13 से 75 मिलीमीटर है। इसके अंदर तकरीबन वॉल्यूम हम 4 ml ब्लड डाल सकते हैं, और ये सीरम डिटर्मिनेशन करने के लिए ये जो टेस्ट ट्यूब का यूज किया जाता है। केमिस्ट्री, सीरोलॉजी, ब्लड बैंक के अंदर इस ट्यूब का हम यूज करते हैं। अब ये लाइट ब्लू ट्यूब, सोडियम सिट्रेट, इसके अंदर सोडियम सिट्रेट मौजूद होता है। ये कोगुलेशन क्लोटिंग स्टडीज, मतलब कि जब ब्लड क्लोटिंग की जब हम टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो उसके लिए हम लाइट ब्लू इसका यूज करते हैं। मस्ट बी इन्वर्टेड है ना इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग, जब भी इसके अंदर आप सीरम डालें या ब्लड डालें तो आप जल्दी से इसे मतलब कि इन्वर्ट कर लें। सिट्रेट ट्यूब सेम वही है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके अंदर 3.2% बफर सोडियम सिट्रेट मौजूद होता है। इसका कैप कलर लाइट ब्लू होता है। इस ट्यूब की साइज 13 से 75 मिलीमीटर होती है। इसका वॉल्यूम 2 ml, मतलब इसके अंदर हम 2 ml ब्लड डाल सकते हैं, और इसका यूज जो है कोगुलेशन डिटर्मिनेशन के लिए होता है। अच्छा, सोडियम सिट्रेट का फंक्शन क्या है? दिस इज सिंपल वे, दिस इज अ चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट उसे कहते हैं जब एक ऐसा एजेंट जो हमारी बॉडी ब्लड में से आयन, कैल्शियम आयंस को बाइंड कर दे। कैल्शियम आयन बाइंड हो जाएंगे तो सिंपली क्या होगा, सॉरी, दिस इज अ सोडियम सिट्रेट एक्ट एज अ चिलेटिंग एजेंट, मतलब कि ये एक चिलेटिंग एजेंट है, मतलब कैल्शियम आयंस को ये बाइंड करता है। और इसके अंदर पीटीएपीटी फिब्रिन टेस्ट करते हैं, मतलब बहुत सारी और पीटीएपीटी टेस्ट इसके अंदर होती हैं। ईएसआर ट्यूब, ये ईएसआर ट्यूब है जिसकी कैप जो है ब्लैक होती है 13 टू 75 मिलीमीटर। ईएसआर क्या होता है? एथ्रोसाइड सेंडिमेंट रेट, मतलब कि आप सपोज आपके पास एक ये रेड ट्यूब है, इसके अंदर आप ब्लड फिल करो, ब्लड फिल कर कर रख दो। रखने के बाद आप मतलब कि आधे घंटे घंटे के बाद देखेंगे तो इसका प्लाज्मा अलग होगा और रेड ब्लड सेल्स नीचे अलग बैठ जाएंगे। तो उस प्रोसीजर को हम ईएसआर कहते हैं, मतलब एथ्रोसाइड सेंडिमेंट रेट। एथ्रोसाइड मतलब रेड ब्लड सेल, सेंडिमेंट मतलब नीचे बैठ जाना, रेट उसका हम रेट मालूम करते हैं। ये ट्यूब के अंदर स्केल लगी होती है जिस स्केल से हम ये प्रोसीजर मालूम करते हैं। जेल क्लोट एक्टिवेटर, अब जेल क्लोट एक्टिवेटर, सीरम क्लोट, अब देखें अगर मेरी कैमरा इसको दिखा सकती है, इस ट्यूब के अंदर यहाँ तक एक जेल बना हुआ है, जेल भरा हुआ है। स्पेशली ये येलो की भी होती है, रेड की भी होती है, तो इनके सेम प्रोसीजर होता है। ये जेल ट्यूब, मतलब अगर आपके पास सपोज सेंट्रीफ्यूज मशीन नहीं है तो ये 10 मिनट के अंदर ब्लड को क्लोट कर कर प्लाज्मा को ऊपर लेके आ सकते हैं। आप प्लाज्मा या सीरम की कोई भी टेस्ट इससे परफॉर्म कर सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर, इसके कलर के ब्रेड है। इसका ट्यूब साइज जो 13 टू 75 मिलीमीटर है, वॉल्यूम इसका 4 ml है। व्हाट इज अ जेल ट्यूब? फ्लोराइड ट्यूब, इनहिबिटर ग्लाइकोलाइसिस एंटीकोगुलेंट। फ्लोराइड इज पोटेशियम ऑक्सिलेट। अच्छा, अब याद रहे, फ्लोराइड ट्यूब जिसका शेप, जिसकी जो टेप कैप होती है वो ग्रे ग्रे होती है, जिसे हम फ्लोराइड ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर हम सारी ग्लूकोज लेवल की टेस्ट करते हैं। अब ग्लूकोज की क्यों टेस्ट करते हैं? क्योंकि ये इनहिबिटर है ग्लूकोलाइसिस है। क्योंकि सपोज अगर आम ट्यूब के अंदर आप ब्लड डाल रहे हैं तो आपके वहां पे जो आरबीसीज पड़े हुए हैं वो आपकी ग्लूकोज को यूज करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको ग्लूकोज की सही से रीडिंग नहीं मिलेगी। मगर आप जब फ्लोराइड ट्यूब का यूज करेंगे तो इसके अंदर जो है सोडियम फ्लोराइड प्लस पोटेशियम ऑक्सलेट मौजूद होते हैं, जो कि जो आरबीसीज की जो वाल्स हैं उनको बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज का यूज नहीं कर पाते। अच्छा, सिंपली ट्यूब को यूज करने से पहले आप इसकी एक्सपायरी डेट
ज़रूर चेक किया करें। और इसकी एक्सपायरी डेट मौजूद होती है, आप बिल्कुल अगर मेरा कैमरा दिखा सके, ये इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर मौजूद है, मगर सॉरी फॉर द मेरा कैमरा इसको नहीं दिखा पा रहा। अच्छा, अब आप पढ़ते हैं सिरिंजेस के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सिरिंजेस किस तरीके से यूज करनी चाहिए थ्रू द फ्लोबोटमी। अच्छा, अब ये कंपोनेंट ऑफ सिरिंज है। सिरिंज के पास जो है, पहले पहले तो इसकी टिप होती है। टिप का ऊपर वाला इसे हम बेवल कहते हैं। ये नीडल शेफ्ट होता है और ये इसकी टिप होती है। और ये बिल्कुल इसकी सेक्शन को हम हब ओपनिंग कहते हैं। और ये क्या है, शेफ्ट बैरल। और ये प्लंगर जिससे हम फोर्स लगाते हैं ब्लड को बाहर निकालने के लिए या कोई चीज को अंदर पुट करने के लिए। टाइप्स ऑफ सिरिंज, ये जो है टाइप्स ऑफ सिरिंजेस पढ़ेंगे अब हम। टाइप्स ऑफ सिरिंज में ये जो है लियर लॉक सिरिंज है, और ये वाली स्लिप टिप सिरिंज, और ये है एसेंट्रिक सिरिंज जिसकी जो मतलब ओपनिंग है वो बिल्कुल साइड में होती है। और ये है कैथर टिप सिरिंज। ये नीडल्स की टाइप हैं जो बच्चों बड़ों मतलब लोगों पर ये यूज करते हैं कि किस अक्सर छोटे बच्चे होते हैं, फिर उनसे दरमियानी बच्चे, मतलब एज के लिहाज से यूज करने वाली नीडल्स। अच्छा, नीडल की जो ऊपर वाली एक नोक होती है उसकी स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल टिप, ये इसका जो बोवल, और ये इसका होता है बैरल। अच्छा, अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वेन्स जो हैं वो बिल्कुल छोटी होती हैं, तो उस वेन से किस तरीके से ब्लड निकाली जाए। तो उसके लिए मतलब यहाँ बच्चे होते हैं या लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ब्लड बिल्कुल जो है मतलब कि नहीं निकल पाती, तो उसके लिए हम बटरफ्लाई नीडल का यूज करते हैं, और ये बटरफ्लाई नीडल है। अच्छा, डिफिकल्ट मैन्युफैक्चर इंक्लूडिंग ड्रास, मैंने वही बात कही कि अगर आप मतलब के एक ये विंग इन्फेक्शन है, मतलब जो बटरफ्लाई के विंग्स हैं वो पकड़कर आप बैंड्स के अंदर पुट करते हैं। और ये डिफिकल्ट होता है मैन्युफैक्चर, जब कोई भी आप ब्लड नहीं निकाल पा रहे हैं उसके लिए यूज होता है। और इसके अंदर जो है एक होल्डर और वैक्यूम कलेक्शन ट्यूब लगे होते हैं, और स्पेशली इसकी साइज होती है 21, 23 और 25 गेज। अच्छा, अब ये बटरफ्लाई गेज आप देख सकते हैं, ये बटरफ्लाई गेज, ये बटरफ्लाई है पूरा, ये इसका गेज है। और इस गेज के अंदर आप ये टेस्ट ट्यूब पुट करते हो, मतलब इसके अंदर आप ये लगा देते हैं लाइक दिस। देखें, ये बटरफ्लाई आपने वेन के अंदर पुट किया, क्योंकि ये पर्सन है इसकी वेन्स बिल्कुल जो है ना पतली है। तो अब क्या कर सकते हैं आप इसमें, आप ये पुट करेंगे, यहाँ से ब्लड आएगी ये इस गेज में, और आप ये इसके अंदर पुट कर देंगे। ये लेंसिट है, स्पेशली ग्लूकोमीटर पे जब आप टेस्ट करते हैं तो इन लेंसिट का आप यूज करते हैं। वेनी पे वेन जितनी भी आपकी क्या कहते हैं कैपिलरीज है उनको पंक्चर करने के लिए। लेंसिट आर यूज टू डिफिकल्ट मैन्युफैक्चर इंक्लूडिंग द पेडियाट्रिक। ये टोनिकेट्स बेल्ट्स हैं, मतलब ये डिजिटल टोनिकेट बेल्ट्स हैं जो कि आप बाजू में बांधते हैं, जैसे आपकी ब्लड बिल्कुल, आपकी जो वेन्स हैं वो बिल्कुल क्लियर नजर आ जाए। इनके बांधने का तरीका क्या है, आप इसमें स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, आप इसमें से खुद ही पढ़कर जान सकते हैं। ये स्टेरिलाइजेशन स्वाब्स, मतलब क्या, आप ब्लड निकालने से पहले पहले उस जगह को स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइज करने के लिए आपको स्टेरिलाइजेशन अल्कोहल प्रिपेयर ट्यूब चाहिए होते हैं, या आपको स्प्रिट, या फिर आपको इथेनॉल 70% की होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके मतलब के आफ्टर जब ब्लड ड्रा करते हो तो उस जगह पर आपको ये रखना होता है। ग्लव्स मस्टली, सबसे पहले ये सारा टेक्निक काम करने से पहले आपको ग्लव्स पहनने बहुत जरूरी होते हैं। और ग्लव्स पहनने के 10 स्टेप्स होते हैं। पहले आप मतलब के ग्लव्स की बिल्कुल नोक को पकड़ो, सॉरी ग्लव्स उतारने के 10 स्टेप्स होते हैं। आप पेन सबसे पहले कोई भी काम स्टार्ट करो, सबसे पहले लेब का काम स्टार्ट करने से पहले आपको ग्लव्स पहनने बहुत ही जरूरी होते हैं। कलेक्टिंग ऑफ सैंपल, ब्लड सैंपल, ब्लड अच्छा, पहले पहले ग्रीटिंग,
Always greeting patient professional manner. A good initial impression will be earned the patient trust and make the more pleasant and draw blood specimen. Knock the patient door before entering. Identify the yourself name and department. Explain the reason and presence. अच्छा, ग्रीटिंग किसे कहते हैं? ग्रीटिंग एक जो फ्लोबोटमिस्ट होता है उसका और पेशेंट का आपस में जो बात करने का तरीका होता है उसे आप ग्रीटिंग कहते हैं। पेशेंट को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए जब भी आप मतलब के वार्ड में हैं या किसी रूम में, आप उसका रूम लॉक करें, उससे पहले बताएं कि आप ब्लड क्यों निकाल रहे हो, कौन सी टेस्ट करने वाली है, उससे आप इतना मतलब मुतमिन कर दें कि वो आपसे सेटिस्फाई हो जाए, उससे ट्रस्ट दिलाएं, उसे रिलैक्स करें, उसकी मतलब कि अबाउट दी डिजीज बात करें, जिससे वो आप पे ट्रस्ट करने लगे कि हाँ भाई ये बंदा प्रोफेशनल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, सबसे अहम बात, जब भी आप ब्लड ड्रा करने जाते हो आपको पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी है, वार्ड नंबर आइडेंटिफिकेशन करनी है, बेड नंबर आइडेंटिफिकेशन करनी है, पेशेंट का नाम आइडेंटिफिकेशन करना है, पेशेंट के नाम के साथ पेशेंट को कौन सी डिजीज है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको एक बारकोड है तो बारकोड यूज करें, नहीं तो आपको लैब नंबर, लैब का सबसे पहला असूल, आप सबसे ज्यादा डेट, हर चीज मतलब कि जो जो चीज आपके डॉक्टर हिस्ट्री में गिवन करते हैं आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से किसी की भी गलत रिपोर्ट जा सकती है और किसी की भी जानी नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये स्पेशली जो डिजिटल बड़ी बड़ी मतलब हॉस्पिटल्स होती हैं तो वो कलाई पर कुछ मतलब के बेल्ट पहना देते हैं जहाँ पर बारकोड लगा होता है, और जब भी आप किसी की ब्लड लेते हो तो बारकोड पे क्लिक करते हो तो उस पूरे पेशेंट की इस कंप्यूटर स्क्रीन पे हिस्ट्री आ जाती है। स्टैंडर्ड मतलब कि जब भी आप ब्लड निकालने जाएं तो आप पहले अपने हैंड सही तरीके से वॉश करें। प्रिपेयर मेथड, फ्रिक्वेंटली मिस्ड एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड, मतलब कि ये तरीका है कि किस तरीके से आप अपने हैंड को वॉश करें। अप्लाइंग ग्लव्स, सबसे पहले आप ग्लव्स पहने। पोजिशनिंग पेशेंट, अच्छा हाँ, ये पोजीशन होती है पेशेंट की जो आप यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, इस तरीके से आपको पेशेंट की बाजू देखनी है और हाथ में कुछ देना है या फिर उसको कहना है कि उनका जो थंब है वो अपनी 4 फिंगर्स के नीचे रखे। हाँ, अब जो है आपको क्या करना है, ब्लड लेनी है, पहले आप टोनिकेट बांधेंगे, जब आपको वेन अपेयर हो रही है वेन को आप फील करेंगे और फिर स्वाब से आप पूरे को मतलब के तकरीबन अराउंड 5 सेंटीमीटर तक आप उसको मतलब के स्टेलाइज करेंगे। और ये जो सिरिंज की नोक है 45 डिग्री का आप अंदाजा लगाकर आपको ब्लड प्रिक करनी है, मतलब आप वो सिरिंज प्रिक करेंगे इस तरीके से। देखिए, अप्लाइंग द टोनिकेट, द टाई टोनिकेट, जो यहाँ पे तरीका बताया जा रहा है जैसे इस तरीके से बांधे जो निकल भी सके। फिर आपको ब्लड सिलेक्ट मतलब के सिलेक्ट करनी है कि कौन सी मतलब के आपको ब्लड वेन आपको चॉइस करनी है। ये सारी की वेन्स हैं जिसमें मैंने सबसे आपको क्या, मीडियन एंटी क्यूबिडाइल वेन, मीडियन क्यूबिडाइल वेन, सबसे ज्यादा अहम चॉइस जो दी है कौन सी, मीडियन क्यूबिडाइल वेन की। और पेशेंट को बोलें जैसे मैंने कहा कि अपनी मुट्ठी बंद कर दे टोनिकेट बांधने के बाद। और ये हैंड, हाथ की, हाथ की जो है ये डोरोसिल से निकालें, बेसिलिक से निकालें, ये वो वेंट्स हैं। अगर किसी पेशेंट की आपको मतलब के आर्म की से नहीं आ रही ब्लड तो आप उसके हैंड से निकाल सकते हैं। ये वो पेशेंट्स हैं जिनकी आप ब्लड हाथ से नहीं निकाल सकते। और ये बटरफ्लाई यूज करने का तरीका है, आईवी कैथरिंग जिसे कहते हैं। ये ब्लड इंसर्ट द नीडल, ये नीडल को इंसर्ट करने का तरीका है, आप देख सकते हैं। वेन अपेयर हुई, वेन के बिल्कुल ऊपर 45 डिग्री, और देन जो है यहाँ से ब्लड सिप की जाएगी। आप देख सकते हैं परफॉर्मिंग द वेन फ्रैक्चर, आप पूरे के पूरे तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से वेन पंक्चर हो रही है। पहले ये देखें पूरे का पूरा यहाँ से स्टेलाइज एरिया को किया गया है। जेंटली पुश द इनटू, अच्छा फिर आहिस्ता से इस सैंडल को आपको क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता पुश करता जाना है पीछे की तरफ, जैसे ब्लड उसके अंदर
ड्राई। और याद रहे जैसे ही आप ब्लड आप सही तरीके से वेन प्रिक करेंगे तो आपकी ब्लड यहाँ पर शो होना शुरू होगी। ये एंगल्स हैं, देखें आपको दिस वन एंगल अप्लाई करनी है, बिल्कुल उस तरीके से नहीं, ऐसा ना हो कि उसकी आप वेन के आर पार लेके जाएं। फिर बारकोड लगाना है, पेशेंट को वापस स्प्लाइस करना है और ब्लड को वापस सही तरीके से आपको लेके आना है, और उसके लिए आपको रेफ्रिजरेटर बॉक्स होना जरूरी है। और फिर जो आपने सिरिंज यूज की थी उस सिरिंज को डिस्पोजल बॉक्स के अंदर, कटर डिस्पोजल बॉक्स के अंदर उसकी सिरिंज को काट कर और वो उसके अंदर ही आपको पुट करनी है। स्पेसिफिक लेबलिंग, आप फिर लेबलिंग बारकोड पे लगाओ या नंबर, जो नंबर आपने वहां पर लगाया है वही नंबर आप उसकी रिक्वेस्ट पेपर पे लगाओगे, जैसे आपको याद रहे। अच्छा, तो यहाँ पर जितनी भी क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने अब तक जितना पढ़ा ये इतना काफ़ी है फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सो होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह मज़ीद और हो डिटेल में हम आगे लेक्चर्स लेके चलेंगे। होप कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी इसके बारे में सवाल हो या कोई भी आपसे चीज़ इनसे आपको पूछनी हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और आइकॉन बटन पे दबाएं और मेरा वीडियो सब्सक्राइब करवाएं, जैसे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। शुक्रिया। बाय बाय।